Good afternoon everybody, welcome back to my channel. Today we are going to continue with 1.2 photosynthesis food making process in plants of science chapter 1 class 7th. So let's read it. Leaves are the food factories of plants, therefore all the raw materials must reach the leaf. वो कह रहे हैं कि लीव्स जो होती हैं, लीव्स में ही प्लांट का सारा खाना बनता है, इसलिए लीव्स तक सारे के सारे रॉ मटेरियल्स पहुंचने ज़रूरी होते हैं. रॉ मटेरियल्स होते हैं लाइक जिनसे लीफ अपना खाना बना सकती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड water and minerals and everything. So water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. अब जो water and minerals होते हैं वो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. वाटर एंड मिनरल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन्हें लीव्स तक पहुंचा देती हैं. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. अब कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स कैसे लेती हैं? अब लीव्स के ऊपर ना कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर ले लेती हैं. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. अब इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है और ये गार्ड सेल्स से सराउंडेड होती हैं. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब water and minerals जो होते हैं वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लीव्स तक पहुंचा देती हैं. बट वो कैसे पहुंचा देती हैं? क्योंकि पूरे प्लांट के अंदर एक ना वेसल्स होती हैं जो पाइप्स की तरह काम करती हैं और वो ना वाटर एंड मिनरल्स को हर जगह पहुंचा देती हैं. मतलब सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स को ही नहीं, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को वो वेसल्स ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मतलब सारी जगह पहुंचा देती हैं एंड स्पेशली इन द लीव्स. ठीक है, तो जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो भी वेसल्स के ही थ्रू रूट्स वो भी वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाते हैं. अब जो ये वेसल्स होती हैं वो यही बता रहे हैं, वो रूट से थ्रू आउट होकर, स्टेम से थ्रू आउट होकर, ब्रांचेस से थ्रू आउट होकर लीव्स तक पहुंचती हैं. दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. और वो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ या फिर एक पैसेज बनाती हैं. कॉन्टिन्यूअस पाथ या एक पैसेज का मतलब है एक रास्ता बनाती हैं वो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कि लीफ तक पहुंच जाए. मतलब ताकि न्यूट्रिएंट्स आसानी से लीफ तक पहुंच जाएं, वो वेसल्स एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाती हैं, मतलब एक रास्ता बनाती हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स. अब उन्हें वेसल्स कहा जाता है. अब ये पूरी वेसल्स की डेफिनेशन है. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. Now the leaves have a green pigment called chlorophyll. Now we are going to read about the leaves part. Okay, तो बेटा before we read आपने कभी सोचा है कि leaves हमेशा green क्यों होती हैं? मतलब leaves का yes कभी कभी कलर होता है रेड, ब्लू, पर्पल, मतलब होता है कलर, उनके बारे में भी वी विल रीड. बट अभी के लिए आई एम ओनली आस्किंग कि क्या आपने कभी सोचा है कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? अब लीव्स का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल लीव्स को ग्रीन रखने में तो हेल्पफुल होता ही होता है, साथ में वो एक और काम करता है. वी आर गोइंग टू रीड दैट. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये क्या करता है क्लोरोफिल, इसका दूसरा काम क्या होता है, ये ना सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर कर लेता है. मतलब ये जो क्लोरोफिल है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सनलाइट की एनर्जी ले लेता है और ये वाली एनर्जी प्लांट के अंदर रखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. और यही हेल्पफुल होती है फूड बनाने में भी. ठीक है, अब since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis.
फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। हम वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो फूड होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, इसलिए उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब है फोटोसिंथेसिस में लाइट, मतलब सनलाइट की लाइट की प्रेजेंस में वो बनता है। सिंथेसिस का मतलब है इसके अंदर टू कंबाइन, मतलब सब कुछ वो कंबाइन कर कर सारे के सारे रॉ मटेरियल्स कंबाइन होकर फूड बनता है। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इससे हमें ये पता लगता है कि 4 मेन असेंशियल चीज़ें, मीन्स 4 main essential things which are required to make the food of plants are for chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. Okay, so these are the 4 main things which are mainly required to make the food of plants. Okay, the sun is the ultimate source of energy for all living organisms. अब इससे ये भी कंक्लूड होता है कि जो सन है वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अगर सन ही नहीं होगा तो लीव्स तो जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी किससे कैप्चर करेंगे एंड कैसे अपना फूड बनाएंगी? यस, तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends on the food made by the plants. अब वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल होगी? नो, नॉट एट ऑल। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लीव्स अपना खाना नहीं बनाएंगी प्लांट्स के लिए, वो खाना नहीं बनाएंगी तो प्लांट्स रहेंगे नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एनिमल्स अपना खाना नहीं खा पाएंगे। नथिंग इज पॉसिबल दैट। ओके, and in the next line they are saying कि that's why सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसके ऊपर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है। जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं तभी प्लांट के अंदर का फूड आता है ना बाहर। प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, तभी उनमें से डिफरेंट फ्रूट्स निकलते हैं जो हम खाते हैं। मीन्स हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। एंड एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं वो प्लांट्स को ही तो खाते हैं, एंड कार्निवोर एनिमल अगेन उन्हीं एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने पहले प्लांट्स को खाया है। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के बनाए हुए फूड पे डिपेंडेंट है। ओके, then before going to the next page, we will read the topmost blue box, okay, of cells. This was left, so let's read it. You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. हम वो कह रहे हैं कि आपने देखा है कि जो बिल्डिंग्स है वो ब्रिक्स से बनती हैं, उसी तरह सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ हैं वो कुछ टाइनी यूनिट से बनती हैं जिनको हम कहते हैं सेल्स। टाइनी यूनिट्स का मतलब है टाइनी चीज़ें जिनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। माइक्रोस्कोप होता है मतलब एक ऐसा टूल होता है वो जिसके थ्रू कोई भी बहुत छोटी चीज़ बहुत बड़े में दिख सकती है। तो मेन सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको हम ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ओके, then some organisms are made of only one cell. कुछ organisms only one cell से ही बने हुए होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary. अब सेल जो होती है वो उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं। देखो, सेल जो होता है वो एक पतली सी आउटर बाउंड्री से कवर्ड अप होता है। पतली सी आउटर बाउंड्री से सेल
कवर अप होता है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे सेल्स के मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब बहुत सारे सेल्स के अंदर कुछ डिस्टिंक्ट, कुछ सेंट्रली लोकेटेड मतलब एक ना राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, स्फेयर शेप का, जिसे जो ना एकदम बीच में होता है सेल के, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, इनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मीन सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल्स की आउटर बाउंड्री को कवर अप करता है, एंड न्यूक्लियस सेल्स के बीच में होता है, एंड साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब वन मोर थिंग, एक ना सेल्स जो होते हैं, सेल्स एक ना बहुत ही टाइनी यूनिट होती है, जिससे मतलब जिनसे हमारी बॉडी बनी है, क्योंकि सेल से आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे फर्दर ऑर्गन बनता है, एंड ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, दैट मीन्स सेल्स आर द मेन थिंग। ओके, then coming on to the next page, besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis। अब वो कह रहे हैं कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो भी फोटोसिंथेसिस से ही मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी earth. This I have already told you. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight. अब photosynthesis के दौरान लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स की सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। मतलब जो क्लोरोफिल होता है जो लीव्स की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। ओके, अब द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll gives carbohydrate plus oxygen. A figure is given in your book, carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll is equal to carbohydrate plus oxygen. That means कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का हेल्प कर सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट का फूड होता है एंड ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। Then before going to the next topic, there is also one blue box at the top of this page. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. अब लीव्स के बजाय जो फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि जो लीव्स होती हैं वो ही फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स होती हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स में जहाँ जहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है, लाइक ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस। Okay, and the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. अब वो यही बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे है ये, कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्केल या स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, मतलब बहुत ही ना पतली पतली सी लीव्स होती हैं, ताकि क्योंकि जब ना फोटोसिंथेसिस होता है तब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर वाटर का लॉस होता है। अब क्योंकि डेजर्ट में वाटर की ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन भी नहीं होना चाहिए। अब ताकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो तो वहाँ के प्लांट्स की लीव्स ही कुछ ऐसी होती हैं, मतलब बहुत पतली होती हैं, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन कम से
कम होता है। और एक और बात, जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर ही मतलब उनके अंदर ही ना वाटर होता है, ताकि अगर वाटर कभी ख़त्म हो जाए तो वो अपने आप ही वाटर लेते रहे। ठीक है, तो जो एवली प्लांट्स होते हैं, इनके पास जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं ना, वो ही इनकी ग्रीन लीव्स की तरह काम करते हैं। मतलब क्यों वो ग्रीन लीव्स की तरह काम करते हैं? क्योंकि जो इनके ग्रीन स्टेम्स होती हैं ना, वो ही फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती हैं। एंड वन मोर थिंग, जो इनकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं, वो कई बार हमें लगेगा कि येस वो ही लीव्स हैं, बट वो लीव्स नहीं होती, वो स्टेम्स होती हैं। ओके, and coming on to the next topic, during the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. अब इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज की जाती है। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज की जाती है फ्रॉम द प्लांट्स, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ना स्टार्च जो होता है ना, ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जब लीव्स के अंदर स्टार्च होता है ना, लीव्स के अंदर अगर स्टार्च होता है तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि यस फोटोसिंथेसिस हुआ है। अब इन द नेक्स्ट एक्टिविटी वी विल रीड दैट वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ओके, अभी इन्होंने कहा कि लीव्स के अंदर अगर स्टार्च होता है तो फिर हमें पता, तो हम श्योर हो सकते हैं कि यस फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो फिर ये पता लगाने के लिए कि लीव्स के अंदर स्टार्च है भी या नहीं, तो वो करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, और वो वाला जो टेस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो बाय फॉर टुडे। आई होप you have understood till now very nicely. So bye bye, we'll meet in the next video.